नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ आप विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कक्षा 10 का पाठ 8 जिसका नाम है आनुवांशिकता। तो बच्चों, जीवों में जनन, ये लेसन हमने पढ़ा था इससे पहले। तो इस लेसन में हमने ये देखा था कि जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न कोटि के जंतुओं में और निम्न कोटि के पौधों में होता है। तो इसमें जो जनन होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं में ज्यादा विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। जबकि जो लैंगिक जनन होता है वो उच्च कुल के पौधों और उच्च कुल के जीवों में होता है। और लैंगिक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होने से जो संतति कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और ये बहुत सारी जो विभिन्नताएं हैं वो जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, वातावरण में रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि ये विभिन्नताएं उनके माता पिता में जो गुण थे उन गुणों की तुलना में उनके अंदर ज्यादा गुण आ जाने से वो ज्यादा अस्तित्व में, ज्यादा जो उनके सामने परिस्थितियां, भयंकर परिस्थितियां आएंगी उनसे वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन विशेष गुणों की वजह से, उन माता पिता से अलग गुणों की वजह से। और वो अपने अस्तित्व को ज्यादा, उनमें संघर्ष करने की क्षमता रहेगी तो वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ज्यादा सफल हो सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो विभिन्नताएं आ जाती हैं और बहुत सारे जो समान गुण आते हैं माता पिता से, इन सब का जो अध्ययन है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे पहले भी, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने विशेष रूप से प्रयोग किए और हर प्रयोग को उन्होंने अपनी बुक में, मतलब अपनी डायरी में जो है वो मेंटेन किया, जिसके फलस्वरूप वो आनुवांशिकता के गुणों को, आनुवांशिकता के नियमों को आगे थ्योरेटिकल रूप से दे पाए, प्रयोग करके बहुत सारे। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आनुवांशिकता, जो कि हमारे लेसन का नाम है, ये क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है। तो आपने कई सारे बच्चों में को देखते ही हम ये कह देते हैं कि अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है, अरे इसका रंग तो बिल्कुल मम्मी पर गया है। अगर किसी के नाना नानी में से किसी की आंखें हरी हो और बच्चे में हरी आंखें आ जाएं तो हम कह देते हैं कि अरे इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी नानी पर गई है, हरी आंखें। तो यानी माता पिता के बहुत सारे जो गुण हैं, समान गुण, विपरीत गुण तो जा ही रहे हैं, पर जो समान गुण हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माता पिता से संतति में पहुंचते हैं। और इन गुणों के ये जो पहुंचने का प्रक्रम है यही आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। तो इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा माता पिता के गुण संतति में स्थानांतरित होते हैं आनुवांशिकता कहलाता है। अब जो आनुवांशिकता का अध्ययन है वह सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया और इसी वजह से इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आपके पेपर के लिए एक क्वेश्चन कि आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने उद्यान मटर पायसम सेटाइवम पर प्रयोग किए। जो उद्यान मटर होती है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नाम है, वो है पायसम सेटाइवम। तो बच्चों, ये जो बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम होते हैं उन्हें इटैलिक्स भाषा में लिखा जाता है। अब इटैलिक्स लैंग्वेज में हम लिख नहीं सकते, इस वजह से हम उन्हें हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें चाहें उसमें लिख सकते हैं। और उनके नीचे हम ये अंडरलाइन अलग अलग, जीनस के आगे और स्पीशीज के आगे हम अलग अलग अंडरलाइन लगा देते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है पायसम, इसके नीचे अलग अंडरलाइन, और सेटाइवम इसके नीचे अलग अंडरलाइन। तो आपसे बिल्कुल सीधा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि मेंडल ने उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, या मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पायसम सेटाइवम पर। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को ही क्यों चुना। कोई और पौधा भी तो ले सकता था वो, लेकिन उन्होंने उद्यान मटर को ही चुना। वो एक पादरी थे चर्च में और उनके पास बहुत सारी तो नहीं, मतलब एक लिमिटेड जो थी वो भूमि थी
जिस पर उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए खेती करनी होती थी, अपने लिए अनाज उगाना होता था। तो वहां पर उन्होंने उद्यान मटर को लगाया और उस पर प्रयोग किए। तो क्यों उन्होंने उद्यान मटर को ही चुना, देखते हैं कि उद्यान मटर का जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है और एक साल में इनकी 3 या 4 पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती हैं। बच्चों, अगर वो कोई पेड़ लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं जिसका जीवन काल 5, 10, 8, 10 साल होता है, पेड़ का जीवन काल 100 वर्षों से भी ज्यादा हो जाता है, तो इतना तो अपन ही नहीं जीते, तो वो उनकी पीढ़ियों पर क्या अध्ययन करते हैं। तो और जबकि जो उद्यान मटर है उसका जीवन काल है 3, 3.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा करो तो 4 महीने। तो 4 महीने भी अगर माने तब भी 12 महीने में एक साल में 3 पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती है और 3 पीढ़ियों पर जो गुणों में लगातार अंतर आ रहा है उसे देखा जा सकता है। तो इसलिए इनका जीवन काल छोटा होने के कारण एक साल में कई पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती है, इसलिए उन्होंने मटर को चुना। दूसरा कारण क्या था कि एक ही लक्षण के 2 विपर्यासी जीव उपलब्ध थे। जैसे अगर पौधों की ऊंचाई की बात करें तो 2 तरह के उद्यान मटर में पौधे पाए गए कि एक तो बहुत लंबा था और एक बहुत छोटा था। फूलों के रंग की बात करें तो 2 तरह के फूल उद्यान मटर पर पाए जा रहे थे, एक पौधे पर सफेद और एक पौधे पर बैंगनी। तो इस तरह के बहुत सारे 7 गुण मेंडल ने पाए कि ऐसे 7 गुण थे मटर के पौधे में जो अलग अलग थे। जैसे फूल है तो फूलों के लिए ही हम बोल रहे हैं, लंबाई है तो लंबाई के लिए ही बोल रहे हैं, फलियों का रंग है तो हम फलियों के रंग के लिए ही बोल रहे हैं। तो यानी 2 विपरीत गुण जो थे वो उन पौधों में पाए जा रहे थे, तो उन दोनों गुणों पर अध्ययन किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। थर्ड कारण क्या था कि मटर में स्वपरागण और परपरागण आसानी से करवाया जा सकता था। स्वपरागण तो प्रकृति में अपने आप होता ही है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, लेकिन अगर हमें परपरागण करवाना है तो परपरागण भी, क्योंकि उसका जो फूल होता है वो काफी बड़ा होता है और उसके स्टेमन जो है वो हमें दिखाई देते हैं, तो इस वजह से स्वपरागण तो अपने आप हो ही रहा था, पर परपरागण भी हम उसमें आसानी से करवा सकते थे। जैसे चाहें वैसे जो पुंगनू है, मेल गैमेट है, वो हम उसके ऊपर डाल सकते थे, तो परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता था। और लास्ट है कि सभी जो लिए गए लक्षण थे वो आंखों से देखे जा सकते थे। उस टाइम पर माइक्रोस्कोप का सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वही लक्षण पर अध्ययन किया जा सकता था जो हमें आसानी से आंखों से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि और कोई उपकरण नहीं था देखने के लिए। तो आंखों से देखे जा सकने वाले 7 तरह के अलग अलग लक्षण जो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच रहे थे, तो उन आंखों से देखे जा सकने वाले लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया। इन्हीं वजह से, ये जो 4 कारण हैं, इन्हीं वजह से उन्होंने उद्यान मटर के पौधे को चुना और अपने हर प्रयोग को उन्होंने एक डायरी में मेंटेन किया, जिसकी वजह से ही वो आगे अपने नियम दे पाए। अब है कि मटर के वो कौन से गुण हैं जिनकी वजह से मतलब जिनको प्रयोगों के लिए चुना गया। कौन से गुण थे, अभी हम बात कर रहे थे, तो अलग अलग गुण हम देख लेते हैं। पहला गुण था पौधों की ऊंचाई। तो पौधों की ऊंचाई मटर के पौधों में 2 प्रकार की थी, एक तो लंबे पौधे थे और एक बोने पौधे थे। फिर आ जाता है फूलों का रंग। 2 प्रकार के फूल थे, सफेद और बैंगनी। बीज का रंग, जो भी मटर के बीज होते हैं वो 2 तरह के थे, हरा व पीला। फिर था बीज का आकार। बीज का आकार था गोल व झुर्रीदार। गोल तो जैसा हरे मटर होते हैं बिल्कुल, और झुर्रीदार कैसा कि यदि मटर को आप सुखा दो तो उसमें झुर्रियां झुर्रियां रिंकल्ड पड़ जाते हैं, तो वो हो जाता है राउंड और रिंकल्ड बीज। तो गोल व झुर्रीदार बीज का आकार हो गया। फिर था फली का आकार। अब जो मटर की फलियां आती हैं, तो वो मटर की फलियां आपने बच्चों देखी होंगी, जब हम मटर खाते हैं, हमारे यहाँ पर मटर आती है, तो एक तो बिल्कुल मान लीजिए उसके अंदर 10 बीज हैं, तो एक तो बिल्कुल गोल आ जाती है, उसमें बिल्कुल खांच नहीं होती, तो उसे तो कहा फूली हुई मटर। और दूसरी कि अगर उसके अंदर 10 बीज हैं तो वो 10 बार ही इस तरह से उसके अंदर खांचे होंगी, पत्तियों में जैसे खांचे होती हैं
यूं थोड़ी सी अंदर घुसी हुई रहती हैं, तो हर बीज के बाद वो थोड़ी सी अंदर घुसी हुई रहेगी, खांच रहेगी उसके अंदर। तो ऐसी वाली फली को बोला सिकुड़ी हुई फली, या खांचदार फली भी कहा जा सकता है। तो फली का आकार भी दो तरह का था, फूली हुई व सिकुड़ी हुई। फूलों की स्थिति दो प्रकार की थी, अक्षीय व शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब जो पौधे के बिल्कुल टिप पर फूल आएंगे वो कहलाएंगे शीर्षस्थ। और अक्षीय का मतलब जो पत्तियां लगी हुई हैं उनके जो अक्ष में आ रहे हैं, पत्तियों के साइड में से जो फूल निकलते हैं उन्हें कहा जाता है अक्षीय। तो इस तरह से फूलों की स्थिति भी दो प्रकार की हो गई, अक्षीय व शीर्षस्थ। और फिर था फली का रंग, जो फलियां आ रही हैं वो दो तरह की थी, हरी और पीली। तो इस तरह से इन 7 गुणों को मेंडल ने चुना, मटर के 7 गुणों को, जिनके ऊपर उन्होंने प्रयोग किए। अब आ जाता है बहुत सारे उन्होंने प्रयोग करने के बाद अपने नियम दिए, जिन्हें कहा जाता है मेंडल के नियम, या फिर इन्हें आनुवांशिकी के नियम भी कहा जा सकता है। तो 3 नियम इन्होंने मुख्य रूप से दिए। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का प्रथम नियम क्या है बच्चों? वो है प्रभाविता का नियम, जैसा कि अभी हमने तीनों नियमों के नाम पढ़े थे। और प्रभाविता के नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि जब दो विपर्यासी, या विपर्यासी को क्या और बोल सकते हैं, विपरीत गुणों वाले, तो जब दो विपर्यासी शुद्ध गुणों वाले जनकों में क्रॉस या संकरण करवाया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए, प्रयोग से समझिए, उसके बाद आपको समझना आसान हो जाएगा। तो मेंडल ने क्या करा कि एक जो शुद्ध लंबा पौधा था, शुद्ध लंबा किसे कहा कि जिसके जो दोनों जीन हैं वो शुद्ध हों। तो ये जैसे ये देखिए, ये कैपिटल टी है और दूसरा भी कैपिटल टी है, तो इसे हमने बोला शुद्ध लंबा। इसी तरह से ये शुद्ध बोना है, यानी बोनेपन के लिए शुद्ध है, और ये लंबेपन के लिए शुद्ध है। यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखिए कि जिसे हम कैपिटल में लिखेंगे वो प्रभावी होता है। तो यहाँ पर प्रभावी गुण कौन सा, अभी हमारे F1 पीढ़ी में जो प्रकट होगा उसे ही हम प्रभावी मान लेते हैं। तो शुद्ध लंबा हो गया, दोनों जो जीन है वो टी, और शुद्ध बोना जो है, दोनों जो जीन है वो स्मॉल टी। अब इनके जब युग्मक बनते हैं, तो देखिए युग्मक बनते समय, या एग और पुंनु जब पुंनु बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा और दूसरा कैपिटल टी अलग हो जाएगा। इसी तरह से एक स्मॉल टी अलग हो जाएगा और दूसरा स्मॉल टी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक एक जीन के जो है वो युग्मक बन गए हैं। अब जब इनसे प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त की जाती है, उस प्रथम पीढ़ी को हम कहते हैं F1 पीढ़ी। यहाँ पर इन्हें हम कहेंगे जनक, यहाँ पर ये जो अलग अलग हुए हैं उन्हें हम कहेंगे युग्मक। और F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी, प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त होगी, उसे हम कहेंगे F1 पीढ़ी। अब किस तरह से हम निकालते हैं, देखिए ये जो पहला वाला कैपिटल टी था, इसको पहले हम इन दोनों से क्रॉस करवाएंगे, जैसे आपके गणित में करते हैं वैसा ही हमें यहाँ पर करना है। ये वाला जो टी है, एक जो जीन है, इसका हम पहले इन दोनों से क्रॉस करवाएंगे, और उसके बाद ये वाला लेकर फिर हम इन दोनों से क्रॉस करवाएंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, इस वाले टी को इस वाले टी से क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। फिर इस वाले को इससे भी क्रॉस करवाएंगे, तो ये देखिए इस वाले को हमने इस वाले से क्रॉस करवाया, तो फिर हमें दोबारा से कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब ये वाला जो टी है ये दोनों से क्रॉस कर चुका है। अब इस दूसरे वाले टी का नंबर आता है, इस दूसरे वाले टी का इस टी से करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ, और अब इस वाले कैपिटल टी को इस वाले स्मॉल टी से करवाया तो वही कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि इन चारों ही ये जो युग्मनज बने हैं, इन सभी के अंदर कैपिटल टी उपस्थित है, और कैपिटल टी उपस्थित है तो वो सारे जो पौधे हैं वो हमें लंबे ही दिखाई देते हैं। जो दिखने वाला, जिस तरह से वो दिख रहे हैं सारे के सारे पौधे, तो उसे हम कहेंगे लक्षणी,
किस तरह से फिनोटाइप, समलक्षणी अनुपात, इनका हम पौधों का अनुपात जो निकालेंगे वो उसे हम कहेंगे लक्षणों के आधार पर समलक्षणी अनुपात, और जीनों के आधार पर निकालें, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, या दोनों शुद्ध है या अशुद्ध है। अशुद्ध किसे बोलेंगे, अभी ये शुद्ध थे और अगर मैं एक ये लिख दूं और जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिख रहा है उस तरह से ये सारे के सारे कैसे हो गए, अशुद्ध लंबे हो गए। ये तो था शुद्ध लंबा, ये था शुद्ध गुना, और इनमें देखिए एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, सभी में यही है, तो सभी में यही है, तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, अशुद्ध लंबे हो गए, या संकर लंबे भी इनको कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से समलक्षणी अनुपात जो आ जाता है कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो हमें लंबे ही दिखाई दे रहे हैं, तो हमने कह दिया 4 लंबे पौधे। और इसी प्रकार से समजीनी अनुपात जो आ रहा है, समजीनी अनुपात भी क्योंकि और कोई अनुपात आ ही नहीं रहा, और कोई, सब में कैपिटल टी और स्मॉल टी ही है, कहीं पर और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने 4 और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इस तरह से इस वाला जो प्रभाविता का नियम है उसमें समलक्षणी अनुपात और समजीनी अनुपात जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ सारे पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लंबे और बौने पौधों में से जो लंबापन है वो ही प्रभावी गुण है। तो जो गुण प्रकट हो जाता है उसे डोमिनेंट तो गुण कहा जाता है, प्रभावी गुण कहा जाता है, और जो गुण प्रकट नहीं होता, जैसा कि बौनेपन का गुण प्रकट नहीं हुआ है, इसे अप्रभावी गुण कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेसेसिव ट्रेट इसे कहा जाएगा डोमिनेंट, और रिसेसिव ट्रेट जो कि प्रकट नहीं हुआ है उसे रिसेसिव ट्रेट या कहा जाएगा। तो इस तरह से प्रभाविता के नियम को जब हम दोबारा से पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब दो विपर्यासी शुद्ध गुणों वाले जनकों में, शुद्ध गुण लिखना बहुत जरूरी है, शुद्ध गुणों वाले जनकों में क्रॉस करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी गुण ही प्रकट होता है, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक था ये प्रभाविता का नियम। अभी जो हमने बहुत सारे शब्दों का यूज किया वो बहुत सारे शब्द और अन्य प्रयोगों में भी आएंगे, इसलिए इन शब्दों को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। और कई बार आपसे कोई भी 2 शब्द देकर के उनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए इन शब्दों को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए कौन कौन से विशेष शब्द हमारे आते हैं। पहला शब्द है संकरण, जिसे क्रॉस भी कहा जाता है। तो 2 अलग अलग गुणों वाले माता पिता में क्रॉस करवाना, ये क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। दूसरा है संकर यानी कि हाइब्रिड, तो संकरण से बनने वाली जो संतति होगी वो हाइब्रिड कहलाएगी। जैसे ये संतति हमें प्राप्त हो रही है F1 में, तो इसे हम हाइब्रिड कहेंगे। फिर है प्रभुत्व, डोमिनेंस, तो F1 पीढ़ी की संतति में प्रकट होने वाला गुण डोमिनेंट गुण कहलाता है। अप्रभुत्व यानी रिसेसिव, तो F1 पीढ़ी में जो गुण प्रकट नहीं होता वो अप्रभुत्व या रिसेसिव गुण कहलाएगा। फिर है समजात धानी यानी होमोजाइगस, तो जब किसी जीन के दोनों जीन समान हो, जैसे कि यहाँ पर समान थे, शुद्ध में ही समान होंगे, शुद्ध गुणों वालों में, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों जो जीन है वो समान होने चाहिए, तो इसे कहा जाएगा होमोजाइगस समजात धानी। अब है विषमजात धानी जो इसके विपरीत है हेट्रोजाइगस, दोनों जीन भिन्न भिन्न हो। ये देखिए टी और टी, तो दोनों जीन, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, दोनों जीन भिन्न भिन्न है, इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। अब आ जाता है जीनोटाइप, जो अभी मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ, हिंदी में कहेंगे समजीनी अनुपात, यानी वास्तविक तौर पे अगर जीनी तौर पे उनको दिख तो वो जैसे भी रहे हैं हमें, लेकिन जीनी तौर पर अगर हमें देखा जाए तो हमें क्या अनुपात प्राप्त हो रहा है, किस तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तो वो कहलाएगा जीनोटाइप। तो आनुवांशिक संगठन जो होता है जीनों का वो जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कैपिटल टी है ये अलग तरह का जीनोटाइप है, स्मॉल टी है ये प्योर, दोनों जो है ये प्योर प्रकार के शुद्ध प्रकार के जीनोटाइप है, और जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं वो हाइब्रिड प्रकार के या अशुद्ध प्रकार के जीनोटाइप हैं। तो इस तरह से जो जीन होंगे उनके आधार पर हम कहेंगे जीनोटाइप। फिर आ जाता है फिनोटाइप, या हिंदी में बोले तो समलक्षणी अनुपात। लक्षण कैसे हैं, लक्षण के आधार पर कैसे दिख रहे हैं पौधे,
तो ये जीनों के आधार पर तो शुद्ध लंबे नहीं हैं, लेकिन लक्षणों के आधार पर हम सिर्फ देखकर इनको नहीं बता सकते कि इनका जीनी अनुपात कैसा होगा, लेकिन लक्षणों से हम जो देख रहे हैं वो सारे पौधे लंबे हैं। तो जो फिनोटाइप है या समलक्षणी अनुपात, तो जीव के बाहरी रूप में प्रकट लक्षण वो लक्षणीय अनुपात होगा, जैसे कि पौधे का लक्षणिक गुण होगा, पौधे का लंबा होना या बोना होना या फूलों का रंग, जो भी हमें दिखाई देते हैं वो। अब आ जाता है मोनोहाइब्रिड संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब एक लक्षण को आधार बना करके क्रॉस करवाया जाए तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि यहाँ पर हमने सिर्फ पौधे की लंबाई को लेकर के क्रॉस करवाया है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। मेंडल के जो 3 नियम हैं उनमें से ऊपर के जो 2 नियम हैं वो दोनों नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, जबकि जो 3rd नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये जो नियम है वो डबल लक्षणों पर आधारित होने के कारण उसे डायहाइब्रिड संकरण कहा जाता है, क्योंकि वहां पर हम 2 गुणों की मंशागति का अध्ययन करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो कौन से क्रॉस पर आधारित है, कौन से संकरण पर आधारित है, तो आपका उत्तर होगा डायहाइब्रिड संकरण पर वो आधारित है। डायहाइब्रिड का मतलब आप समझ गए होंगे, 2 लक्षणों के आधार पर पौधों में क्रॉस करवाना और उनकी वंशावती का अध्ययन करना, ये कहलाता है डायहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड संकरण। मेंडल के दूसरे नियम को देखते हैं बच्चों, जो कि है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस नियम के अंतर्गत क्या है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी, अभी हमने देखा था कि प्रथम पीढ़ी में हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जो थे वो दोनों जीन एक साथ हो गए थे, तो साथ साथ रहने पर भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता, वे आपस में नहीं मिलते और युग्मक निर्माण के समय गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। ये देखिए युग्मक निर्माण के समय ये जो दोनों गुण थे, कैपिटल टी अलग था लंबेपन के लिए और स्मॉल टी अलग था बोनेपन के लिए, तो ये प्रथम पीढ़ी में साथ थे। प्रथम पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई उसको अब हमने उसके 2 पौधों को, सभी एक समान थे, तो उसके 2 पौधों को अब हमने यहाँ पर जनक बना दिया और उनके अंदर हमने स्वपरागण करवाया। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब युग्मक बनेंगे तो ये दोनों गुण जो है वो पृथक पृथक हो गए हैं, यानी कि इनकी जो वंशागति है वो एक साथ नहीं हो रही, युग्मक बनते समय ये आपस में अलग अलग हो गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर युग्मकों की शुद्धता जो है, युग्मक अपनी मर्जी से आगे जाते हैं, यहाँ पर युग्मकों की जो शुद्धता है वो बनी रहती है और ये जो गुण होते हैं, ये जो अलग अलग गुण के लिए जीन होते हैं, उत्तरदायी जो जीन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, आपस में मिश्रित नहीं होते, इसीलिए इनको 2 नामों से पुकारा जाता है। पहला तो पृथक्करण का नियम और दूसरा इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह देते हैं। ये देखिए आप समझ गए होंगे, ये F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे हैं जिन्हें हमने जनक माना है। अब युग्मक बनते समय दोनों गुण अलग अलग हो जाते हैं। ये 2 हमें सभी जो युग्मक हैं वो हमें एक तो 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, क्योंकि जो दोनों जनक हैं वो समान हैं, यहाँ पर भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब उसी तरह से क्रॉस करवाएंगे जैसे हमने पहले वाले उस क्रॉस में करवाया था, प्रथम नियम में करवाया था। इस वाले टी को इन दोनों से हम गुणा करेंगे, तो इस कैपिटल टी को पहले इससे किया तो कैपिटल टी टी प्राप्त होता है, यानी कि ये हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो गया है। देखिए दोनों जो टी है वो कैपिटल है, तो शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो गया हमें। अब इसी कैपिटल टी को इसको इन दोनों से ही करवाना है, इससे हम करवा चुके हैं, अब इसको इस वाले से करवाते हैं। तो देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हमें प्राप्त होता है, तो आप समझ गए होंगे कि ये शुद्ध लंबा पौधा नहीं है बल्कि ये संकर लंबा पौधा है या फिर अशुद्ध लंबा पौधा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कैपिटल टी निमट चुका है, नेक्स्ट वाले स्मॉल टी को लेते हैं। बच्चों मैंने कहा था कि जब भी हम लिखेंगे तो जो एक साथ जो गुण आ रहे हैं, जैसे ये लंबेपन के लिए गुण है, तो इनको हम कैपिटल टी को ही पहले लिखेंगे, यानी कैपिटल वाला जो वर्ड होगा उसे ही हम पहले लिखेंगे। तो स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, इन दोनों को इससे करवाते हैं गुणा, तो देखिए वही हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है, यानी ये भी हम कह सकते हैं कि अशुद्ध लंबा पौधा है, संकर लंबा पौधा है।
और अब इस वाले स्मॉल टी का इस वाले स्मॉल टी से संकर करवाते हैं तो देखिए दोनों ही हमें स्मॉल टी टी प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि ये शुद्ध बोना पौधा हो गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि एक तो हमें दिखने में तो ये 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा हमें प्राप्त होता है। तो दिखने में प्राप्त हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, समलक्षणी अनुपात, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप यहाँ पर हो जाता है 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा। जबकि अगर जीनोटाइप की बात करें तो एक जो है वो हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है, 2 जो है वो हमें 2 संकर लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं और एक जो है वो हमें शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां जो जीनोटाइप और फिनोटाइप सभी कुछ जो है वो एक जैसा ही था, वहां पर अब इस F2 पीढ़ी में सभी पौधे जो हैं, सभी गुण जो हैं वो अपने आप को अलग अलग रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। शुद्ध लंबा भी मिल गया, शुद्ध बोना भी मिल गया और इसी के साथ साथ हमें संकर लंबे पौधे भी प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि युग्मक बनते समय ये जो है वो अलग अलग हो गए हैं, पृथक पृथक हो गए हैं, आपस में एक साथ रहने पर ये आपस में मिश्रित नहीं हुए हैं, इसीलिए इन्हें पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, जो कि है मेंडल का द्वितीय नियम। बच्चों, मेंडल का 3rd नियम जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि जब किसी संकरण में 2 विपरीत जोड़े लिए जाते हैं, इस लाइन से आप समझ गए होंगे बच्चों कि यहाँ पर हम 2 गुणों की वंशावली का अध्ययन कर रहे हैं, द्विसंकरण करवा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। तो जब किसी संकरण में लक्षणों के 2 विपरीत जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, यानी दोनों जोड़े जो है वो स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाएंगे। दोनों जोड़ों के लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, वे एक दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं डालते, इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। 2 जोड़े हैं, अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर हमने गोल और पीला लिया है, तो ये दोनों गोल राउंड शेप के लिए और अपने कलर के लिए दोनों तरह से अलग अलग हैं। तो अब ये जब अपने युग्मकों में जाएंगे और आगे जब F2 पीढ़ी में जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं, स्वतंत्र रूप से ही अपने युग्मक बनाते हैं, यानी राउंड वाला जो है वो अपने हिसाब से अपने युग्मक बनाएगा और वाई वाला पीले कलर के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो अपने हिसाब से युग्मक बनाएगा। एक दूसरे पर ये प्रभाव नहीं डालेंगे और अगली पीढ़ी में भी ये स्वतंत्र रूप से ही जाएंगे। एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालना और स्वतंत्र रूप से जाना, इसी वजह से इसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ हमने पेरेंट्स के रूप में शुद्ध गोल तथा पीले बीज लिए हैं। गोल को हमने कैपिटल R से, शुद्ध है क्योंकि, तो कैपिटल R से डिनोट किया है, और पीला वो शुद्ध है इसलिए कैपिटल Y से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। इसके विपरीत हमने लिया है शुद्ध झुर्रीदार तथा हरे बीज। शुद्ध झुर्रीदार यानी इसका उल्टा लेना था तो कैपिटल स्मॉल r कर दिया हमने, और हरे बीज को हमने स्मॉल y कर दिया। अलग अलग से हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, इसलिए जो कैपिटल लिए हैं उन्हीं के हमने स्मॉल ले लिए हैं। तो वो हो गया शुद्ध झुर्रीदार तथा शुद्ध हरा बीज। इन दोनों के जब युग्मक हम प्राप्त करते हैं तो देखिए वहां पर हमें एक ही जीन के प्राप्त हो रहे थे, यहाँ पर क्योंकि 2 कलर के हम एक साथ देख रहे हैं प्रयोग, तो 2 कलर का हम एक साथ प्राप्त होगा। आर वाई, कैपिटल R और कैपिटल Y दोनों युग्मक इसी तरह के प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह से स्मॉल r और स्मॉल y ये दोनों युग्मक हमें एक ही तरह के प्राप्त हो जाएंगे। अब F1 पीढ़ी में जब संकरण होता है, F1 पीढ़ी जब हमें प्राप्त होती है तो हम देखते हैं कि एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि संकर लंबा या संकर गोल और या फिर अशुद्ध गोल, और एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y, यानी दोनों ही तरह से अशुद्ध हो गए हैं ये। तो अब हमें यहाँ पर देखने में तो ये सारे के सारे गोल तथा पीले बीज ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सभी आप समझ गए होंगे कि समलक्षणी अनुपात तो सभी का एक है। देखने में ये सभी जो है वो एक तरह से ही प्राप्त हो रहे हैं। अशुद्ध गोल व अशुद्ध पीले बीज हमें प्राप्त होते हैं, और समजीनी अनुपात देखें तो भी इन सबका एक ही होता है। सभी में ही
ये जो चारों पौधे हमें प्राप्त हुए हैं सभी में ही अशुद्ध गोल है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, इसी तरह से अशुद्ध पीला है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। जो यहाँ हमें प्रभाविता का नियम था, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये बात कि गोल के लिए ये जो है वो गोल वाला जो गुण है वो प्रभावी है, इसी प्रकार से पीला वाला जो गुण है वो प्रभावी है। जो प्रकट होता है वही हमें F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। अब F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए उन्हें हमने F2 पीढ़ी के लिए जनक माना। ये देखिए यहाँ पर F2 पीढ़ी, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, इस तरह से दो जनक पौधों के रूप में हम लेते हैं। इनसे जब युग्मक प्राप्त करेंगे हम, तो हमें ये चार तरह के युग्मक जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। एक कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को हम इन दोनों वाई से गुणा करवाएंगे और इसी तरह से इस स्मॉल आर को इन दोनों वाई से गुणा करवाएंगे, तो हमें चार तरह के युग्मक प्राप्त हो जाएंगे। एक कैपिटल आर और वाई, कैपिटल वाई, दूसरा एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह से इसका काम आर का पूरा हो गया। अब छोटा वाला आर लेते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह से चार युग्मक जो हैं वो हमें इधर भी प्राप्त हो जाते हैं। अब एक पौधे को हम मेल मानते हैं, एक पौधे को हम फीमेल मानते हैं। तो एक पौधे से जो चार युग्मक प्राप्त हुए हमने ऊपर लिख लिए और दूसरे पौधे से जो चार युग्मक प्राप्त हुए हमने इस ढंग से लिख लिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फैल जाएगा काम और समझना जो है वो किसका क्रॉस किधर गया ये हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसकी F2 पीढ़ी प्राप्त कर, इसकी जो पीढ़ियां हैं वो प्राप्त करने के लिए हम चेकर बोर्ड विधि का प्रयोग करते हैं और चेकर बोर्ड के लिए हम इस तरह का एक बोर्ड बना लेते हैं। तो चार जो युग्मक हमें प्राप्त हुए इधर लिख लेते हैं मेल के, और फीमेल के जो चार युग्मक प्राप्त हुए वो हमने इधर लिख लिए। अब हम इस ढंग से क्रॉस करवाइए, जैसे इस वाले का ये कैपिटल आर वाई था, इसका इस कैपिटल आर वाई से करवाया क्रॉस मैंने, तो दो कैपिटल आर और दोनों ही कैपिटल वाई मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए। इसी प्रकार से इसका क्रॉस अब मैं इससे करवाऊंगी, इसका क्रॉस इससे करवाऊंगी और इसका क्रॉस इन चारों से करवाऊंगी। इस तरह से इस एक का मैंने क्रॉस इन चारों तरह के युग्मकों से करवा लिया है। इस तरह से हम क्रॉस करवाते करवाते आगे लिखते जाएंगे तो हमें जो समलक्षणी अनुपात प्राप्त होगा, पूरा हमारा बोर्ड भर जाएगा, मतलब पूरा ये जो है चेकर बोर्ड वो भर जाएगा और उसके आधार पर आप ये निकाल सकते हैं कि कौन सा पौधा शुद्ध पीला, अशुद्ध पीला, शुद्ध गोल बीज वाला या अशुद्ध गोल बीज वाला, किस तरह का कौन सा पौधा हमें प्राप्त हुआ है। तो समलक्षणी अनुपात यदि हम इसमें देखेंगे तो हमें 9 पीले गोल, 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार पौधा प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, ये वाले तो हमने लिए थे, ठीक है, हरा झुर्रीदार, ये देखिए कौन से लिए थे हमने, हरा झुर्रीदार तो हमने लिया था और पीले गोल भी हमने लिए थे। लेकिन देखिए पीले झुर्रीदार और हरे गोल हमने नहीं लिए थे, जो भी हमें प्राप्त हो जाते हैं F2 पीढ़ी में। तो देखिए नया संयोजन जो है वो प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि नए संयोजन जिनको हमने जनकों में नहीं लिया था उस तरह के नए संयोजन भी हमें इस F2 पीढ़ी में द्विसंकरण में प्राप्त हो रहे हैं। तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि कोई भी जो जीन है वो किसी से भी प्रभावित, किसी और जीन से प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि उसका जो अपव्यूहन हो रहा है, जो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, वो बिल्कुल अपनी स्वतंत्रता से ही जा रहा है, बिना किसी के प्रभावित किए बिना। इसी वजह से तो ये जो दो तरह के हमें नए प्रकार के जो संयोजन है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपका था समलक्षणी अनुपात। और अगर अब समजीनी अनुपात की बात की जाए कि जीनी रूप से वो किस तरह से हैं, तो ये देखिए 1 कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर, 2 कैपिटल वाई वाई और 1 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर। इसी तरह से 2 जो है वो 1 कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और 2 कैपिटल आर। इस तरह से ये समजीनी जो अनुपात है वो पूरे 16 पौधे यहाँ से जो हमने प्राप्त किए हैं वो हमें अलग अलग प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस आप इनको कैसे लिख सकते हैं,
जैसे ये कैपिटल वाई वाई है तो ये किसके लिए था, शुद्ध पीले बीजों के लिए, तो ये शुद्ध पीले और शुद्ध गोल बीज हैं। इसी तरह से आप कैपिटल वाई होंगे तो वो शुद्ध पीले, कैपिटल आर और कैपिटल आर होंगे तो वो शुद्ध गोल। इसी तरह से झुर्रीदार और हरे बीज, जिस तरह का भी ये संयोजन है उसी तरह से आप शुद्ध और अशुद्ध लगा करके ये संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पूरे 16 पौधे यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के समलक्षणी और समजीनी अनुपात प्राप्त होते हैं और इनमें हमें वो संयोजन भी प्राप्त होते हैं जो हमने जनकों में नहीं लिए थे। तो इस तरह से हमारा मेंडल का जो ये नियम था कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आसान स्वतंत्र रूप से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो वो इस प्रयोग से प्रूव हो जाता है। बच्चों अब जानते हैं लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो लिंग निर्धारण क्या होता है कि जिससे ये पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, यानी कि नर होगा या मादा होगी, होने वाली जो संतति है। तो इसमें प्रकृति में सभी जीवों के लिए लिंग निर्धारण अलग अलग प्रकार से पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मनुष्य की। तो जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वो पाए जाते हैं और उन 23 जोड़े गुणसूत्रों में से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो समसूत्री विभाजन कायिक गुणसूत्र होते हैं और उनमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। और एक जोड़ा जो गुणसूत्र पाया जाता है हमारे अंदर वो लिंग गुणसूत्र होता है और वो लिंग गुणसूत्र ही हमारे अंदर ये निर्धारित करता है कि हम नर है या मादा हैं। तो मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्रों में से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। नर में यह लिंग गुणसूत्र XY के रूप में होता है और मादा में यह लिंग गुणसूत्र XX प्रकार का होता है। दोनों ही जो गुणसूत्र होते हैं वो X प्रकार के होते हैं। तो विभाजन के फलस्वरूप जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। पुरुषों में, नर में शुक्राणु बनेंगे और मादा में अंड बनेगा। तो जब शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है नर में, तो क्योंकि XY है तो दो तरह के शुक्राणु बनते हैं, X और Y। जबकि मादा में जब अर्धसूत्री विभाजन होकर और अंड का निर्माण होता है तो केवल एक ही प्रकार का अंड बनता है जिसमें X गुणसूत्र होता है। तो जब X वाला शुक्राणु मादा के, अब मादा में तो X ही है केवल, तो जब पुरुष का X वाला शुक्राणु मादा के X अंड से निषेचित होता है तो युग्मनज में XX लिंग गुणसूत्र हो जाता है और जो होने वाली संतति होगी इस युग्मनज से वो लड़की के रूप में जन्म लेगी। जबकि यदि नर का Y वाला जो शुक्राणु है वो X अंडेश से निषेचित होता है तो लिंग गुणसूत्र XY बनता है और लड़के का जन्म होता है और लड़का और लड़की होने की जो ये संभावना है वो 50-50% रहती है बच्चों। तो देखिए पिता में या हम यहाँ पर पेरेंट्स इनको बोलेंगे, नर में होते हैं X और Y गुणसूत्र और माता में होते हैं XX गुणसूत्र। दो प्रकार के युग्मक यहाँ पर बन रहे हैं। पिता में जो शुक्राणु बनेंगे, नर युग्मकों को मनुष्य में शुक्राणु कहा जाता है, आपको पता ही है, और मादा में इन युग्मकों को अंड कहा जाता है। तो पिता में दो तरह के शुक्राणु X और Y बन रहे हैं और माता में एक ही तरह का अंड X बन रहा है। तो अब ये इस X को, जैसा कि अभी हमने मेंडल के नियमों में पढ़ा, इस X को पहले हम इन दोनों X से गुणा करवाएंगे। तो देखिए XX और XX दोनों ही XX हैं तो यहाँ पर लड़की का जन्म होगा। इसी तरह से Y वाले को जब हम इस X से गुणा करवाएंगे तो XY और इस Y को इस X से करवाएंगे तो XY, यानी इन दोनों स्थितियों में लड़के का जन्म होगा। तो इस तरह से लड़की और लड़के होने की जो संभावना है वो 50-50% हो जाती है। बच्चों ये जो टॉपिक था वो आपके इस मेंडल वाले पार्ट का, आनुवांशिकता वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक था। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा हो गया है और जो आपके अवसद वाले क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो आते हैं 35 नंबर के, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। तो इन वीडियोस को देखने के बाद विस्तृत रूप से जब आप इन लेसन्स को पढ़ लें वीडियोस के माध्यम से, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है हर लेसन में से आने वाले हैं, आप उनको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर लेसन में से मैंने
जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश की है। और 35 नंबर आप बिल्कुल अ ब स द लिखकर और एक शब्द लिखकर रिक्त स्थान के रूप में लिखकर, या दो चीजें आपसे कुछ पूछी हैं उनको लिख करके और आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी ये आपसे सलाह रहेगी कि आप इन वीडियोस के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी देखें, और जो बड़े विस्तृत रूप वाले क्वेश्चन आते हैं, हर लेसन के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं लिखने वाले जो हैं, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, जो भी क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, उनके लिए मैंने वीडियो बहुत पहले ही बना के रखे हैं। तो आप इन सभी को बहुत अच्छे से देखें और इस बार के जो पेपर होंगे उनमें पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जानते ही हैं आपको क्या करना है। अपने जो सारे राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, उन सभी से आपको सब्सक्राइब करवाना है, लाइक करवाना है और शेयर करवाना है। और इसी के साथ साथ आपको स्वयं को वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।